मेरा नाम रागिनी है। मेरे 4 भाई थे और मैं घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए घर में सबकी लाडली थी। मेरे बड़े भाई की शादी 8 साल पहले गांव के जमींदार की बेटी से हुई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, लगता ही नहीं था कि वो दूसरे घर से आई हैं। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरे बड़े भाई जो कि शहर में काम करते थे, घर आते वक्त रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और भाभी शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो गई थी। और तब से आज तक हमारे घर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। भाभी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी, ना किसी से बात करती, ना ही हम लोगों के साथ बैठती उठती, बस अपने कमरे में पूजा पाठ में लगी रहती। आज दोपहर पड़ोस की एक औरत घर आई और माँ से कहने लगी कि अब छोटे लड़के की शादी कर दो, इसी बहाने से घर में रौनक हो जाएगी और हो सकता है तुम्हारी बड़ी बहू अपना गम भूल जाए। घर का माहौल बदलेगा तो शायद उसका मन भी हल्का हो जाए। माँ ने उनके कहने पर छोटे भाई के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और अच्छा घराना ढूंढकर उनकी शादी कर दी। लेकिन शादी की रात ही भाभी, आज सुबह से ही मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। रात के 9 बज रहे थे। मुझे 1 साल पुरानी बातें याद आ रही थी, क्योंकि आज के दिन 1 साल पहले यही वक्त था जब छोटे भाई की चौथी शादी हुई थी। हम सब लोग बहुत खुश होकर मज़े कर रहे थे कि अचानक भाई के कमरे से चीखों की आवाज़ सुनाई दी और फिर जो हुआ उसने हम सब घर वालों का दिल दहला कर रख दिया था। हमारी निशा भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से शादी करके घर लेकर आए थे, वो अपने कमरे में हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। निशा भाभी बेइंतहा खूबसूरत थी, इतनी कि शायद मैं लफ्ज़ों में बता भी नहीं सकती। बस इतना समझ लीजिए, जो कोई उन्हें देखता दांतों तले अपनी उंगली दबा लेता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी अचानक मौत से सब लोग हैरान रह गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात को ही भाभी मर जाएंगी। अगर भाभी के घर वालों से हमारी रिश्तेदारी न होती तो निशा के माता पिता हम लोगों के ऊपर केस करवा देते, क्योंकि निशा भाभी के चीखने की आवाज़ें बता रही थी कि वो किस कदर तकलीफ़ में रही हैं। निशा भाभी का चेहरा नीला पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया हो। लेकिन भाई पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो ना तो सिर्फ नर्म दिल इंसान थे, बल्कि बहुत शरीफ इंसान थे। कुछ वक्त भाभी का शोक मनाने के बाद एक बार फिर हमने भाई के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। इस बार जिस घराने में हमें लड़की मिली थी, वो लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन इनका ख़ानदान बहुत ही अच्छा था। मेरी भाभी दीक्षा को जो कोई भी देखता वो उन्हें देखता ही रह जाता। भाभी बहुत हसीन थी। भाई की शादी वाले दिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात दीक्षा भाभी इस ज़िंदगी से नाता तोड़कर हम सब से बहुत दूर चली जाएंगी। आखिर निशा भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमारी पिछली तीनों भाभियों की मौत एक ही तरीके से हुई थी और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई राज था। और अभी तक हमें इस बात का पता नहीं चल पाया था कि इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन एक जैसी मौत होने की वजह तो साफ जाहिर है कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। ये तो लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। दीक्षा को हम अपने ख़ानदान से ही ढूंढ कर लाए थे। दीक्षा के माँ बाप गरीब थे, लेकिन दीक्षा के लिए बहुत अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते थे, पर इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार थे। मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में सोच लिया कि दीक्षा भाभी के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरी पहली भाभीयों के साथ हुआ था। जैसे ही भाभी विदा होकर घर आई, मैं उनके साथ ही रही, 1 मिनट को भी नहीं हटी। मैंने दीक्षा के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में लेकर गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वो बहुत डरी सहमी मासूम सी लड़की थी। मैं उससे बातें करती तो वो जवाब दे देती, लेकिन उसने खुद से कोई भी बात नहीं की थी। तब मैंने कहा,
आज रात मैं आपके पास ही रह जाती हूँ, क्योंकि हमारी पिछली भाभीियों के साथ जो हो चुका था, तुम्हारे साथ मैं वैसा नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और डरी हुई निगाहों से उसने मेरी तरफ देखा और घबराई हुई आवाज़ में पूछा कि क्या हुआ था आपकी पिछली भाभीियों के साथ। मैंने कहा, कुछ भी नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे समझाया। वो किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई एतराज़ ही नहीं किया कि मैं रात को उसके कमरे में ठहर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब भाई आए तो माँ ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। बोली, पति पत्नी के मामले में दखलंदाजी करना अच्छी बात नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं माँ और भाई दोनों से लड़ पड़ी। माँ, आप नहीं जानती क्या पिछली भाभीियों के साथ क्या हुआ है? इन्हें भी अकेला छोड़ देंगे तो वही सब होगा। मैं आज देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। हो सकता है कि हमारे जागने से और मेरे इस कमरे में रुकने से क्या पता ये घटना टल जाए। लेकिन माँ कहने लगी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने माँ से कहा, माँ, आपने तो पहले भी ऐसा ही कहा था, इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। मेरी जिद पर माँ सोच में पड़ गई। सच बात तो ये थी कि भाई भी डर रहे थे। फिर भाई खुद ही कहने लगे कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात को कुछ ऐसा हो कि हम दोनों को तुम्हारी ज़रूरत पड़े। मुझे खुद ये बात समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको। भाई की बात सुनकर मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। आज भाभी की जान बचाने में मैं कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे में एक हल्का सा लैंप जला दिया। दीक्षा मुझसे बातें करते करते सो गई। मैं उसे देखते देखते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। तब अचानक मेरी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी, जहां मुझे एक साया नजर आया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई भाभी का दुश्मन तो नहीं जो उनकी जान लेने आ रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आगे खड़ा ये शख्स जिसका साया पड़ रहा था, वो भी काले रंग के लिबास में था और उसका कद काफ़ी ऊंचा लग रहा था। ये देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वो शख्स हमारे कमरे तक आता, मैंने चीखें मार दी और भाई को जगा दिया। भाई उठो, वो भाभी को मारना चाहता है। मैं पागलों की तरह चीख चीख कर कह रही थी। भाई भी एकदम से उठकर खड़े हो गए। कहा कि वो कौन है, तुम किसकी बात कर रही हो? तो मैंने भाई से कहा कि भाई, वो सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और इधर की तरफ ही आ रहा था। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम अपना बचाव कर सकते। इसी अफरा तफरी में दीक्षा भी उठ गई। वो भी अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस हाल में क्या करा जाए। अब सिवाय उस कातिल का इंतज़ार करने के हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तब भाई ने अक्लमंदी ये दिखाई कि बड़े भाई को फ़ोन करके जगा दिया। कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कि वो कोई चोर हो, इसीलिए तुम बाहर जाकर देखो। अगर कोई ख़तरे की बात न हो तो हम बाहर आएंगे। घर के और लोग और बाकी के रिश्तेदार डरते डरते आए। फिर सब ने घर में रोशनी करके हर तरफ देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने तो अपनी आंखों से उस शख्स को कमरे की तरफ आते हुए देखा था, मगर किसी को ना पाकर अब सारे ही मुझे शक की नज़रों से देख रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। खैर, सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब हमें क्या नींद आनी थी। रात के 3 बजे का वक्त था। मैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगी। दीक्षा भी बहुत हैरान परेशान थी। इस सारे हंगामे में उसे नींद कैसे आ सकती थी। उसने भी अपने कपड़े बदल लिए और सादे कपड़े पहनकर मेरे साथ मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करने लगी। इसके बाद मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई और उनको सारी बात बता दी। मेरी बात पर वो हमेशा यकीन करती थी, चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने। लेकिन मेरी माँ मेरी हर बात मान लेती थी। बोली, बेटी, अगर तुमने इस साए को देखा है तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ही हो, वो कोई शैतान भी तो हो सकता है, कोई दूसरी शक्ति भी तो हो सकती है।
माँ की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो माँ की बिल्कुल ठीक ही थी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि शैतान इंसान की शादियाँ रुकवाने के लिए तरह तरह की तरकीबें करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई शैतान आशिक हो। मैंने दिल में सोचा, और इसी वजह से भाई की तीनों बीवियां मौत के घाट उतारी जा चुकी थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। माँ ने भी मेरी बात को समझने की कोशिश की और कहने लगी कि तुम्हारे भाई पर किसी चीज़ का साया हो सकता है। हमें सबसे पहले इस बात का हल निकालना पड़ेगा। तब माँ ने अपनी एक सहेली से बात की, क्योंकि वो काफ़ी सारे बाबाओं और तांत्रिकों को जानती थीं। अगले दिन माँ और मैं उनकी सहेली के घर चले गए और वो हमें वहाँ से एक बाबा के दरबार में ले गईं। थोड़ी देर तक हम बाहर बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। बाबा ने जैसे ही हमें देखा, देखते ही कहने लगे कि तेरे घर पर काली डायन का साया है। माँ और मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी। फिर बाबा ने हमें जो कुछ भी बताया वो सब सच था। भाई के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। बाबा की बात सुनने के बाद माँ बाबा के पैर पड़ने लगी। वो कहने लगी, बाबा जी, मुझे इसका कोई उपाय बताइए। मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा लीजिए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ है। माँ की बातें सुनकर बाबा जी कहने लगे, मैं तुम्हें जाप करने के लिए मंत्र बता रहा हूँ। और कहने लगे कि ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। इसको लगातार 1 हफ्ते तक पूरी पूरी रात जागकर इसका जाप करना होगा, तभी तुम्हारा बेटा उसके साए से बच पाएगा। और अगर 1 दिन की भी नागा हो गई तो फिर मंत्र जाप दोबारा से शुरू करना होगा। इसके बाद हम लोग अपने घर आ गए और घर आकर माँ सबको बाबा की कही हुई बातें बताने लगी। माँ ने अपने आप को दिमागी तौर पर रात को जाप करने के लिए तैयार कर लिया था कि वो आज रात से ही मंत्र जाप शुरू करेंगी। मगर मैं माँ से कहने लगी कि माँ, आप रात भर कैसे जागेंगी? आपका तो ब्लड प्रेशर किसी भी वक्त बढ़ जाता है। आपको तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपके लिए रात की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर सबकी नज़रें बड़ी भाभी पर जम गईं। बड़ी भाभी को विधवा हुए तकरीबन 7 साल बीत चुके थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब से बड़े भाई इस दुनिया से गए थे, भाभी बहुत संजीदा हो गई थी। बहुत कम बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही वक्त गुजारती और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। हमारे पूरे ख़ानदान में उनकी इज्जत इस तरह थी जैसे किसी बड़े बुज़ुर्ग की होती थी। माँ की बीमारी का ख्याल करते हुए मैंने बड़ी भाभी से मिन्नतें की, भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि इस मंत्र जाप को आप ही कर सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो भाई की पत्नी शायद बच जाए, क्योंकि मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। हालांकि पहली रात को तो कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और वो ये मंत्र जाप करने के लिए तैयार हो गई। मगर मंत्र का जाप करने के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल और कठिन समस्या थी। फिर भाभी पर घर के कामकाज का बोझ कम कर दिया गया ताकि वो रात को बैठकर आराम से मंत्रों का जाप कर सके। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आती थी जो घर का सारा कामकाज करके चली जाती थी, जिसने हमारी दोनों भाभीयों को आराम में रखा हुआ था। शाम का वक्त था, सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। बड़ी भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। क्या वो परेशान थीं या फिर हमसे नाराज़ थीं? शायद हमने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उन्हें पसंद नहीं हो, मगर हम उनका सीरियस रवैया देखकर बहुत परेशान हो गए। मैं कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाई और मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे आमतौर पर जल्दी नींद आ जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं बार बार करवट बदलती, कभी जी चाहता कि बाहर जाकर बाहर से पानी पी लूं। कश्मकश में रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का वक्त हो गया और मुझे नींद नहीं आई। थक हार के मैं कमरे से चुपके से निकल के आगे बढ़ने लगी। मैं किचन से जाकर कुछ खाने की चीज़ लाना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और अगर कुछ हुआ तो मैं कहीं फंस न जाऊँ। गैलरी से गुजरते वक्त मेरी रूह कांप गई जब मुझे लगा कि दीक्षा भाभी और भाई के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। इसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि हाथ में कोई टोकरी जैसी चीज़ थी।
ये देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वो इंसान भी यूं ही बैठा रहा। कुछ गलत होने का एहसास मुझे हो रहा था। अगर यहाँ मैं चीख मारती तो वो आदमी पहले की तरह चौकन्ना हो जाता। मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई कि कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने अंदर जाकर उसके दरवाजे को कुंडी लगा ली और आहिस्ता से भाभी को जगाने लगी। मैंने कमरे की लाइट नहीं जलाई, कहीं बाहर बैठे आदमी को अंदाज़ा न हो जाए कि यहाँ के घरवाले जाग गए हैं। बल्कि उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर मैं उनको ढूंढने लगी, मगर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गई होंगी। मेरी तरह उनका भी दिल होगा कि बाहर जाकर आंगन का चक्कर लगा लूं। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फ़ोन से अपने छोटे भाई को फ़ोन मिलाया, जो रात को अमूमन देर तक जागता रहता था। इस वक्त भी वो शायद पढ़ रहा था। उसने फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे पूरा माजरा समझाया। ये सुनते ही वो कमरे से निकल गया। लगभग 5 मिनट के बाद ही सारी गैलरी में लाइट जल गई। अभी मेरे छोटे भाई की चीखने की आवाज़ आई। वो कह रहा था कि तुम जो भी हो वहीं पर बैठे रहो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। भाई की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई माँ के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ घर में रुके हुए मेहमान थे। मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर वो आदमी मौजूद था। वो वहाँ ही बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब लोग डर गए। क्या पता अचानक मेरे भाई पर ही हमला कर दे। मगर हमारी हैरत की इंतहा तो उस वक्त हुई जब उस आदमी ने कुछ नहीं किया और सिर झुका के वहीं बैठा रहा। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसकी चादर खींची। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भाई ने उसकी चादर खींची, हम सबकी तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी भाभी ही थी। भाभी ने हैरत से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? मैं अपना कोई मंत्र जाप कर रही थी, इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने पास रखी हुई टोकरी को छुपाते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाहती हूँ। रात के इस पहर तुम दरवाजे की चौखट पर बैठकर कौन सा मंत्रों का जाप कर रही हो? माँ ने भाभी से पूछा। भाभी ने माँ से कहा कि आपने ही तो मुझे ये मंत्रों का जाप करने को कहा है। आपको तो सब पता था। तब माँ ने कहा कि मुझे पता है, मैंने तुमसे कौन सा जाप करने को कहा था। माँ ने भाभी को जवाब दिया, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी छीन ली और जब टोकरी का ढक्कन हटाया तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं और माँ चीख कर बोली, भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ न हुआ, वरना तो इस टोकरी में बहुत खतरनाक काला बिच्छू बैठा था। इतना बड़ा बिच्छू किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं था। बाद में हमें पता चला कि वो बिच्छू ऐसी प्रजाति का है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो उसे 1 मिनट में ही मौत जकड़ लेगी। माँ ने भाभी से पूछा कि ये तुमने अपने पास क्यों रखा है? क्या तुम पागल हो गई हो? तो ये सुनकर भाभी बहुत घबरा गई और कहने लगी, नहीं माँ, ये तो बस मंत्रों के जाप की वजह से ही मैंने अपने पास रखा हुआ था। अब आपको क्या बताऊं कि इस मंत्रों के जाप के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है। ये कहते कहते भाभी का चेहरा लाल हो चुका था। उनकी घबराहट से साफ पता लग रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। माँ ने कहा कि मैं नहीं मानती, तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और ये बिच्छू इस मंत्रों के जाप के लिए तो है ही नहीं, सिवाय मौत के। इससे किसी भी बुरी शक्ति का निवारण तो हो ही नहीं सकता। इससे सिर्फ किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। माँ की आखिरी बात ने हम सबको चौकन्ना कर दिया। इसका मतलब था कि बड़ी भाभी ने ही मेरी सभी भाभियों को मारा था और इससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने बड़ी भाभी को इस वक्त तो कुछ न कहा। उनसे बिच्छू लेकर छोटे भाई से कहा कि जाकर किसी जंगल में छोड़ दो या फिर किसी सपेरे को देकर आओ और इसे मारने की गलती न करना। कहीं ऐसा न हो कि मरने से पहले ये तुम्हें डस ले, जिससे कि तुम्हें कुछ हो जाए। भाई वो टोकरी लेकर सीधा घर से बाहर चला गया और हम सब लोग अपने अपने कमरों में जा कर के लेट गए। अगले दिन जब सब लोग उठे तब तक सबको ये पता हो चुका था कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक नहीं थी।
इसीलिए एक हफ्ते बाद माँ ने अपनी तहकीकात जारी रखी। मेरी एक डॉक्टर कज़िन को बुलवाया, उससे उस बिच्छू का जिक्र किया और उसे सारी बात बताई। और उससे पूछा गया तो वो कहने लगी कि आपकी तीनों बहुओं की मौत किसी बिच्छू के काटने से ही हुई थी। इस बात ने हम सबको हैरान कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से निकल चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो औरत इस दर्जे का घटिया काम कर सकती है और हमारे छोटे भाई को हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। हालांकि हम सब ने उनको इज्जत दी, मान दिया और अपने घर में एक बहुत ऊंचा सम्मान दिया और इस तरह रखा कि वो विधवा हो जाने के बाद भी किसी को विधवा न लगे। कभी उनमें और अपने आप में फ़र्क ना किया। मगर उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था, क्योंकि कत्ल का जुर्म कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं था। इसकी सज़ा तो माफ़ी के काबिल हरगिज़ न थी, मगर विधवा होने की वजह से हम उन पर ये इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने कचहरी के चक्कर लगवाना नहीं चाहते थे। माँ कहती, इस औरत को भगवान इसके किए की सज़ा खुद देगा। हम इसके मामले में कुछ नहीं कहेंगे और बस कुदरत के फैसले का इंतज़ार करेंगे। मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी चाहिए। इसको कानूनन कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो घटिया और घिनौना काम इन्होंने अपनी हवस को पूरा करने के लिए किया था वो भी माफ़ी के काबिल नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें भाभी को सज़ा दिलवानी चाहिए थी या उन्हें कुदरत के हवाले कर देना चाहिए था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।